लोग पिछले क्लास में मजदूरी का बहुत सारा सिद्धांत देखे थे। आज मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत देखने के पहले हम कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं। अब जल्दी से आप लोग बताइए हमको कि मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत कौन दिए? टर्गो। मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत कौन दिए? मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत वाकर। ठीक है, अच्छा बताइए, मजदूरी का बट्टायुक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत? टॉजिंग। एकदम सही जवाब है। अब चलिए हम लोग आधुनिक मजदूरी सिद्धांत में आते हैं। जैसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना था, ध्यान से सुनिएगा, कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना था कि जैसे वस्तुओं का कीमत निर्धारित होता है मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों से, मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा कीमतों का निर्धारण होता है, ठीक उसी प्रकार से मजदूरी का निर्धारण कैसे होना चाहिए? तो मजदूरी का निर्धारण होगा श्रमिकों की मांग और श्रमिकों के पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों से। ठीक है, ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना था। एक बात बताइए, कीमत का निर्धारण में सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत दोनों का महत्व होता है कि नहीं? कीमत के निर्धारण में मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल कॉस्ट दोनों जिस तरह से महत्व रखते हैं, ठीक उसी तरह से मजदूरी के निर्धारण में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और जीवन निर्वाह, श्रमिकों का जीवन निर्वाह, ये दोनों का महत्व होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मजदूरी का निर्धारण ठीक वही होगा जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर है। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ सवाल उठता है कि श्रम की मांग और मजदूरी के दर में कैसा रिलेशन है? बताइए, श्रम की मांग और मजदूरी के दर में इनवर्स रिलेशन। ठीक, अगर हम लोग इसको डायग्राम से देखना चाहें तो श्रम की मांग में और मजदूरी के दर में इनवर्स रिलेशन को हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी दिखला सकते हैं। ये श्रम का मांग वक्र है, एक्स एक्सिस में श्रमिकों की संख्या है या श्रमिकों की मांग है, वाई एक्सिस में मजदूरी की दर है। ठीक है, इसे क्या पता चल रहा है? बताइए, जब मजदूरी की दर कम है, जैसे OW1 से बढ़कर मजदूरी की दर OW2 हो गया, तो श्रमिकों की मांग ON1, ये देखिए ON2। डायग्राम में देखिए, जब मजदूरी की दर OW1 है तो अधिक श्रमिकों की मांग एक नियोक्ता करता है। ठीक है, एक सेवा योजक श्रमिकों की मांग अधिक करता है। इसके विपरीत यदि श्रमिकों जब वेज रेट बढ़ गया तो श्रमिकों की मांग घट गया। ठीक, तो मजदूरी के दर में और श्रमिकों के मांग में इनवर्स रिलेशन। अब सवाल ये है, श्रम का मांग वक्र के जैसा ही कैसा होगा? बाएं से दाएं गिरता हुआ होगा। ठीक, श्रम का मांग वक्र कैसा होगा? बाएं से दाएं गिरता हुआ होगा। ठीक, अब एक बात यहाँ समझना है कि श्रम की मांग कुछ बातों पर निर्भर करता है। जैसे सबसे पहला, श्रम की मांग वस्तुओं की मांग पर निर्भर करता है। अगर वस्तु की मांग बढ़ेगा तो उस वस्तु को बनाने वाले लेबर की भी मांग बढ़ेगा, और वस्तु की मांग घटेगा तो उस वस्तु को बनाने वाले लेबर की मांग भी घटेगा। तो श्रम की मांग कैसा मांग है? तो श्रम की मांग प्रत्यक्ष मांग नहीं है, श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग है। ठीक, श्रम की मांग किस पर निर्भर कर रहा है? तो वस्तुओं के मांग पर निर्भर कर रहा है। क्लियर? और श्रम की मांग निर्भर करता है अन्य साधनों के प्रवृत्ति पर, जैसे मशीनों की कीमत पर भी श्रम की मांग निर्भर करता है। हम लोग एक बात जानते हैं कि श्रम का प्रतिस्थापक मशीन हो सकता है। जो काम श्रम से हो सकता है वो काम मशीन से भी हो सकता है। यदि मशीन का दाम घट गया, बताइए, मशीन का दाम यदि घट गया तो उस स्थिति में लोग मशीन से काम करना चाहेंगे। सेवा योजक या उत्पादक मशीन का प्रयोग ज्यादा करना चाहेगा। हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम लोगों को गड्ढा खोदना है और जेसीबी से अगर गड्ढा खुदवाएंगे तो सस्ता पड़ेगा,
और लेबर से अगर गड्ढा खोदवाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो कोई उत्पादक क्या करेगा, वो लेबर के जगह में मशीन का प्रयोग करेगा। और इसका उल्टा, अगर हाथ से गड्ढा खोदना सस्ता हो जाए और जेसीबी महंगा हो जाए तो जेसीबी के जगह में लोग मजदूरों का मांग करेंगे। तो श्रम की मांग दो चीजों से प्रभावित हुआ, कौन कौन, वस्तुओं की मांग से और मशीनों की कीमत से। क्लियर? यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता था श्रम का मांग वक्र कैसा होता है, तो मांग वक्र के समान ही होता है, बाएं से दाएं गिरता है। क्लियर? बाएं से दाएं गिरता है। अब यहां समझिएगा कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा, तो मजदूरी का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों से होगा। जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगा, वहीं उसी संतुलन बिंदु पर वेज रेट का डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है सर? अब यहां समझिएगा श्रम की पूर्ति और मजदूरी की दर में संबंध। बताइए, श्रम की पूर्ति में और मजदूरी के दर में कैसा रिलेशन होता है? एक डायग्राम बना रहे हैं। एक्स एक्सिस में श्रम की मात्रा है, वाई एक्सिस में वेज रेट है। जब मजदूरी की दर बढ़ेगा तो अधिक श्रमिक रोजगार में जाना चाहेंगे। मतलब यदि वेज रेट बढ़ता है तो श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ता है। तो मजदूरी की दर में और श्रम के पूर्ति में धनात्मक संबंध। क्लियर? और एक बात यहां से हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक। कौन कौन से कारक? आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक। पहले गैर आर्थिक कारकों को हम लोग समझे। गैर आर्थिक कारक कैसे श्रम की पूर्ति को प्रभावित करेगा? जैसे हमको ज्यादा मजदूरी मिलता है और हमको ऐसे जगह में रहना पड़े जहाँ का मौसम प्रतिकूल है, जहाँ का जलवायु हमको सूट नहीं करता है, जहाँ का रीति रिवाज हमारे रीति रिवाज से मेल नहीं खाता है, जहाँ हमारे भाषा को बोलने वाले लोग नहीं हैं, तो वैसे जगह में ज्यादा मजदूरी पर भी हम लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। मतलब मजदूरी को, श्रम की पूर्ति को भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, जलवायु, ये कारक भी प्रभावित करते हैं। और श्रम के पूर्ति को आर्थिक कारक भी प्रभावित करता है। आर्थिक कारक का मतलब ज्यादा सुविधा मिलेगा, ज्यादा मजदूरी मिलेगा, नहीं तो मजदूरों की पूर्ति अधिक होगी। तो हम लोग ये चर्चा कर लिए कि श्रमिकों की पूर्ति को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक, एक आर्थिक कारक और दूसरे गैर आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या क्या हो सकता है? तो श्रमिकों की मजदूरी, श्रमिकों को मिलने वाला अन्य सुविधा, भत्ता, नहीं आवास की सुविधा, ये सभी आर्थिक कारक हो सकते हैं। गैर आर्थिक कारक में रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, जलवायु, मौसम, ठीक है, ये गैर आर्थिक कारक है। अब एक बात समझिएगा कि श्रम के पूर्ति वक्र के बारे में आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि श्रम का पूर्ति वक्र कैसा होता है। ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा, दिख रहा है जी। श्रम का पूर्ति वक्र एक सीमा तक तो पूर्ति वक्र के जैसा ही होता है जी। और फिर एक सीमा के बाद ये पीछे की ओर मुड़ता है जी। कहाँ मुड़ता है? पीछे की ओर। पीछे की ओर मुड़ने का क्या मतलब है उज्जवल, बताओ जी सर। उसमें एक सीमा के बाद क्या होता है? एक बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। श्रम का पूर्ति वक्र एक सीमा तक तो पूर्ति वक्र जैसा होता है जी, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है या पीछे की ओर मुड़ता है। चलिए मोड़ दिए। S1 इसका क्या मतलब है? एक्स एक्सिस में श्रम की पूर्ति है, वाई एक्सिस में मजदूरी की दर है। क्लियर? इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि जब मजदूरी की दर बढ़ रहा है तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ रहा है। क्लियर? लेकिन देखिए इसके बाद यदि वेज रेट बढ़ता है तो वेज रेट बढ़ने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ नहीं रहा है बल्कि श्रम की पूर्ति घट रहा है। देखिए और ज्यादा मजदूरी की दर बढ़ गया तो श्रम की पूर्ति और घट गया कि नहीं? श्रम की पूर्ति घट गया। क्या कारण है? इसके दो मुख्य कारण हैं।
क्या क्या कारण हो सकते हैं बताइए? जैसे जब वेज रेट बढ़ता है, मजदूरी की दर बढ़ता है, तो एक समय के बाद मजदूर आराम करना चाहता है। ठीक है, ज्यादा मजदूरी पर भी वो ज्यादा काम नहीं करना चाहता है, बल्कि आराम से अपना जीवन गुजारना चाहता है। तो इस स्थिति में मजदूरी बढ़ भी रहा है तो आराम का घंटा ज्यादा चाहता है, ज्यादा आराम करना चाहता है, तो मजदूरी की पूर्ति घटेगी। और दूसरा कारण हम लोग देखे थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो प्राइवेट नौकरी करता है और उसको कम वेतन मिलता है, उसको अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी मजदूरी 20 गुना बढ़ गया। मजदूरी कम था तो अपनी पत्नी को भी काम करने के लिए भेजता था, लेकिन जैसे ही मजदूरी बढ़ गया, जब उस व्यक्ति की मजदूरी बढ़ गया तो अपनी पत्नी को काम में जाने से मना कर दिया। तो श्रम की पूर्ति घटा कि नहीं? तो हम लोग देखे कि श्रम की पूर्ति एक सीमा तक पूर्ति वक्र जैसा ही होता है और फिर ये पीछे की ओर मुड़ जाता है या बाईं ओर मुड़ जाता है। कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहा है कि श्रम का पूर्ति वक्र कैसा होता है, तो पूर्ति वक्र के समान ही होता है, फिर ये बाईं ओर मुड़ जाता है या पीछे की ओर मुड़ जाता है। पीछे की ओर मुड़ने का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोगों को एक क्वेश्चन था, श्रम की पूर्ति वक्र कैसा होता है? ऑप्शन सुनिएगा। पूर्ति वक्र के समान होता है, पूर्ति वक्र से विपरीत होता है, एक सीमा तक पूर्ति वक्र जैसा होता है फिर बाईं ओर मुड़ता है, एक सीमा तक पूर्ति वक्र जैसा होता है फिर दाईं ओर मुड़ता है, एक सीमा तक पूर्ति वक्र जैसा होता है फिर बाईं ओर मुड़ता है। क्लियर? अब सुनिएगा, हम लोग पूर्ति वक्र के संदर्भ में चर्चा कर लिए। अब हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा ये समझेंगे। ठीक है, बताइए। बट्टायुक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मजदूरी का कौन दिए थे? टॉजिंग दिए थे। हम लोग अभी चर्चा किए थे कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार होगा उसे मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा? तो श्रम की मांग और श्रम के पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होगा। क्लियर? श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होगा। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, उद्योग में, किसी उद्योग में मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा? मजदूरी दर का निर्धारण तो देखिए, ये है पूर्ति वक्र, श्रम का पूर्ति वक्र है, और ये श्रम का मांग वक्र बना लिए डी। ये संतुलन बिंदु है। यहाँ श्रम का मांग और श्रम की पूर्ति क्या है? बराबर है। तो यहाँ वेज रेट वो W और श्रम में लगे श्रमिकों की संख्या या रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या वो N है। क्लियर? तो हम लोग एक बात जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मजदूरी का निर्धारण कैसे हुआ? तो मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा। लेकिन अभी हम लोग ये समझेंगे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जो फर्म है, जो फर्में होती है, उन फर्मों में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि जो फर्म और इंडस्ट्री में अंतर हम लोग सारे लोग जान रहे हैं। फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है? फर्म एक उद्योग की छोटी इकाई, फर्म उद्योग की छोटी इकाई, एकदम सही जवाब। या हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी समानार्थी फर्मों के मिलने से एक इंडस्ट्री बनता है। बहुत सारी एक समान फर्मों के मिलने से एक इंडस्ट्री का निर्माण होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जो उद्योग है वो कीमत स्वीकारक नहीं, कीमत निर्धारक होता है। लेकिन फर्म कीमत स्वीकारक है। जो मजदूरी उद्योग तय किया, फर्म उसी मजदूरी को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। ठीक, जैसे वेज रेट है ये, ठीक है। यहाँ एक टेक्निकल वर्ड आएगा। टेक्निकल वर्ड क्या आएगा? यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे MRP का। ठीक है, MRP। बताइए MRP का फुल फॉर्म? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक, जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की बात हो गई
तो आप लोग बताइए कि आखिर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है क्या चीज? बताइए, एमआरपी कैसे निकालते हैं? एमपीपी इंटू एआर। गलत, एमपीपी इंटू एमआर। एमआर, हाँ ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि एमआरपी इक्वल टू एमपीपी इंटू एमआर। ठीक, इसका मतलब समझिएगा। पहले तो आप समझिए एमपीपी का मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, या इसको हम लोग कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट भी। ठीक, पहले देखिए बात बताइए, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या चीज है? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखे, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखे और एक साधन को हम लोग बढ़ाए। तो बताइए गीता जी, जब एक साधन को बढ़ाए तो एक साधन के बढ़ने से कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन होगा, कुल उत्पादन में जितना वृद्धि होगा, ये कहलाएगा एमपीपी। क्लियर? उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर जब उत्पादन के एक साधन को हम लोग बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है एमपीपी कहलाता है। अब एक बात हमको बताइए, आप लोग सारे लोग परिवर्तनशील अनुपात का नियम पढ़े हैं? पढ़े हैं? परिवर्तनशील अनुपात का नियम जब आप पढ़े हैं तो बताइए, शुरू में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, फिर उत्पत्ति समता नियम, फिर उत्पत्ति ह्रास नियम। क्लियर? तो शुरू में उत्पत्ति वृद्धि नियम जब लागू होगा तो उत्पादन के अन्य साधन को स्थिर रखकर जब एक साधन को हम लोग बढ़ाएंगे तो कुल उत्पादकता बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? फिर स्थिर, फिर घटेगा। क्लियर? तो एमपीपी वक्र जो होता है ये अंग्रेजी का किस आकार का होता है, किस अक्षर के समान होता है? तो ये उल्टा यू के आकार का होता है। एमपीपी किस आकार का? उल्टा यू के आकार का। फिर आप लोगों से अगर कोई पूछे कि एमपीपी किस आकार का, तो उल्टा यू के आकार का, अंग्रेजी अक्षर उल्टा यू के आकार। क्यों उल्टा यू के आकार का? ये लागू हो रहा है वृद्धि नियम, ये उत्पत्ति वृद्धि नियम, ये उत्पत्ति समता नियम, ये उत्पत्ति ह्रास नियम। ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम के तीनों अवस्थाओं के क्रियाशीलता के कारण एमपीपी वक्र किस आकार का हो गया? उल्टा यू के आकार का हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब यहाँ समझिएगा कि एमपीपी यू के उल्टा यू के आकार का है। यहाँ ध्यान दीजिए कि एमआरपी कैसे निकाले, तो एमपीपी इंटू एमआर। देखिए, कोई प्रोड्यूसर एमपीपी पर तो नजर रखता ही है, ठीक, कोई भी उत्पादक का नजर एमपीपी पर जरूर होता है। ठीक है, मजदूरी के निर्धारण में सीमांत उत्पादकता की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व किसी उत्पादक के लिए एमआरपी का होता है। किसी उत्पादक के लिए एमपीपी से ज्यादा महत्व कौन रखता है? एमआरपी। क्लियर? तो पहले जानिए एमआरपी का डिफिनेशन। ठीक, ध्यान से सुनिए। एमआरपी का डिफिनेशन है कि उत्पादन के अन्य साधनों को जब हम लोग स्थिर रखते हैं, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हैं और एक साधन को हम लोग बढ़ाते हैं, तो एक साधन को बढ़ाने से कुल आय में जितना परिवर्तन होता है, उत्पादक के टोटल इनकम में जो परिवर्तन होता है, ये कहलाएगा एमआरपी। क्लियर? तो बताइए, एमपीपी से ज्यादा महत्व एमआरपी रखेगा कि नहीं? क्लियर? एक अतिरिक्त साधन को लगाने से कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ, ये एमपीपी हो गया। लेकिन किसी एक अतिरिक्त साधन के बढ़ाने से उत्पादक के टोटल इनकम में कितना परिवर्तन हुआ, ये एमआरपी हुआ। क्लियर? तो एमआरपी कैसे निकाले? तो एमआरपी निकालने का फार्मूला था एमपीपी इंटू एमआर। क्लियर? जब हम लोग एमआरपी समझ ही लिए तो थोड़ा सा हम लोग वीएमपी भी समझ लीजिए। ये वीएमपी क्या है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। वीएमपी का फुल फॉर्म वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। एमआरपी का फुल फॉर्म मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, सीमांत आगम उत्पादकता। क्लियर? और वीएमपी का फुल फॉर्म वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे गीता जी वीएमपी?
एमपीपी को उसके कीमत से गुना कर दीजिए, और हम लोग जानते हैं ए आर कीमत के बराबर होता है जी। कोई दिक्कत है नहीं। तो जब हम लोग एमपीपी और ए आर को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वीएमपी। जब हम लोग इतना जान गए तो थोड़ा सा हम आप लोगों से एक बात जानना चाहेंगे कि बताइए वह कौन सा बाजार है जिसमें एमआरपी और वीएमपी में कोई अंतर नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एमआरपी और वीएमपी में कोई अंतर नहीं होता है। एक बात और जानिए क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ए आर इक्वल टू एम आर होगा। क्लियर? पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ए आर और एम आर दोनों बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग एमआरपी निकालेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ए आर इक्वल टू एम आर होता है। इसलिए हम लोग एमआरपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एमआरपी इक्वल टू एमपीपी इंटू ए आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए आर और एम आर दोनों क्या है, बराबर है। किस बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार, एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। तो हम लोग देख लिए पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एमआरपी और वीएमपी में कोई अंतर नहीं होता है। और एक बात जानिए, वस्तु बाजार में, वस्तु बाजार और साधन बाजार दो चीजें। साधन बाजार का क्या मतलब, जहां उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय होगा, जहां उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय हो रहा है वो साधन बाजार, जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है वहां वस्तु बाजार। क्लियर? वस्तु बाजार में मांग वक्र होता है ए आर वक्र, कोई शक है? वस्तु बाजार में मांग वक्र कौन होता है, ए आर। लेकिन साधन बाजार में मांग वक्र होता है एमआरपी वक्र। अच्छा, हाँ, एमआरपी वक्र। क्लियर? साधन बाजार में मांग वक्र कौन होगा, एमआरपी वक्र। साधन बाजार क्या है, जहां उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय होता है। क्लियर? किस बाजार में वीएमपी और एमआरपी दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ए आर और एम आर पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में बराबर होते हैं। यही लॉजिक है। अब बताइए कि एकाधिकार के बाजार में क्या होता होगा। एकाधिकार के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, एकाधिकार के बारे में जानते हैं कि एकाधिकार के बाजार में ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है। कोई शक है? जो एकाधिकार का बाजार है वहां ए आर अधिक होता है एम आर से। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब होता है कि वीएमपी ग्रेटर देन एमआरपी किस बाजार में, एकाधिकार के बाजार में। क्लियर? क्यों? क्योंकि ए आर ज्यादा होता है एम आर से। एकदम समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी जी। क्लियर? एकाधिकार के बाजार में वीएमपी ज्यादा होगा किससे, एमआरपी। वीएमपी कैसे निकालेंगे गीता दी, एमपीपी इंटू ए आर। एमआरपी कैसे निकालेंगे, एमपीपी इंटू एमआर। क्लियर? किस बाजार में एमआरपी और वीएमपी बराबर होगा, एकाधिकार में क्या होगा, वीएमपी ग्रेटर देन एमआरपी। क्यों? क्योंकि ए आर ग्रेटर देन एमआर होता है। क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ तक एकदम बात क्लियर है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, पकड़ लीजिएगा। देखिए हमारी निगाह सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर है, ठीक है। और बहुत सारे जो नए लड़के हैं नहीं समझ पाते हैं मेरी बात। हम नए बच्चों को ध्यान में रख करके क्लास ही नहीं ले रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए हम क्लास लेते हैं, और टीजीटी और पीजीटी में जो भी बच्चा है वो कम से कम ग्रेजुएट जरूर है, ठीक है। एक बार वो इन चीजों को पढ़ा है, ठीक है। वो सिर्फ ये नहीं देखा पढ़ने के दौरान कि ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ छिपा हुआ है। सिर्फ हम एक ही काम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जहां जहां छिपा हुआ है वहां से हम चुन चुन के निकाल दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा कि हम लोग देख लिए पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मजदूरी का निर्धारण किसी उद्योग में कैसे होता है, तो मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा होता है। लेकिन फर्म में देखिएगा, किसी फर्म में दीर्घकाल में, डायग्राम पहले समझ लीजिए, वेज रेट
जो उद्योग तय किया तय किया। उसी को फर्म एक्सेप्ट करेगा, उसी को जी। स्वीकार करेगा। जी। करेगा कि नहीं करेगा? जी। जी। अब जो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में काम करने वाला फर्म है, ठीक है, वो फर्म श्रम की मात्रा का प्रयोग कहां तक करेगा? जहां तक सीमांत आगम उत्पादकता और औसत शुद्ध आगम उत्पादकता बराबर हो। ठीक है, यहाँ हम लोग एमआरपी का प्रयोग किए, ये देखिए ये है एमआरपी। ठीक, एएनआरपी मतलब एवरेज नेट रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। क्लियर? यहाँ देखिए तो दोनों बराबर है कि नहीं? ठीक, एएनआरपी का फुल फॉर्म मार्केट रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। एएनआरपी का एवरेज नेट रेवेन्यू प्रोडक्ट। एमआरपी कैसे निकालते हैं? एमपीपी इनटू एमपीपी इंटू एमआर। वीएमपी कैसे निकालते हैं? एमपीपी इनटू एआर। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा, बस हम लोगों का क्लास समाप्ति की ओर है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। ये तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की हम लोग बात कर लिए। अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा? ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वास्तविक बाजार नहीं होता। वास्तविक बाजार कौन सा बाजार है? अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में हम लोग दो स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला स्थिति है क्रेता एकाधिकार। पहला स्थिति क्या है? क्रेता। तो पहले समझिएगा ये क्रेता एकाधिकार क्या है। हम लोग वस्तु बाजार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग साधन बाजार की बात कर रहे हैं। साधन बाजार का मतलब क्या है? जहां उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय होता है, तो साधन बाजार कहते हैं। हम लोग साधन बाजार में हैं। साधन बाजार में क्रेता एकाधिकार का मतलब क्या है? श्रम को खरीदने वाला नियोक्ता है कि नहीं? जो श्रमिकों को नौकरी देगा गीता दी, वही ना श्रम को खरीदेगा। श्रम को खरीदने का मतलब श्रम की सेवा को खरीदना है, नहीं लेबर को खरीद लेना नहीं है, लेबर की सेवा को खरीदना है। ठीक, तो यहाँ क्रेता कौन होगा? नियोक्ता, नियोजक, सेवा योजक। ठीक है, जो नौकरी देगा वो क्रेता है। विक्रेता कौन है? लेबर अपनी सेवा बेच रहा है। तो क्रेता एकाधिकार का क्या मतलब है? क्रेता एकाधिकार का यहाँ दो मतलब है। क्रेता एकाधिकार का पहला मतलब तो ये है कि कोई ऐसा बाजार हो सकता है जिस बाजार में बहुत सारे श्रमिकों को खरीदने वाले नियोजक हैं। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें 2 या 3 को प्रमुख होगा, 2 या 3 बहुत बड़ा नियोक्ता होगा और बाकी लोग बहुत छोटे स्तर के होंगे। तो जो बड़ा नियोक्ता होगा वो एक अधिकारी जैसा होगा कि नहीं? नहीं, मतलब उसी का चलेगा। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि बहुत सारा नियोक्ता मिल करके, क्योंकि यहाँ क्रेता कौन है? नौकरी देने वाला। ठीक है, बहुत सारे लोग मिल करके अपना एगो यूनियन बना लेगा। ठीक है, अपना एगो यूनियन बना लिया कि श्रमिकों को इससे ज्यादा मजदूरी हम लोगों को नहीं देना। ऐसा हो सकता है कि नहीं? सब लोग यूनियन बना लिया। नहीं, जितने भी क्रेता थे, जितने भी नियोजक थे, श्रमिकों को नौकरी देने वाले लोग थे, सब लोग क्या किया? यूनियन बना लिया। तो उस स्थिति में श्रमिकों का शोषण हो सकता है कि नहीं? श्रमिकों को जो मजदूरी देना चाहेगा वही मजदूरी को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी ऐसे देखिए, जितने प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोग हैं, सब लोग एक यूनियन बना लिया कि भैया कोई भी नया टीचर को 8,000 से ज्यादा नहीं देना है। नहीं, वो लोग तय कर लिया। तो बताइए, लेबर को जो वो लोग मजदूरी देगा उसी मजदूरी पर काम करना पड़ेगा कि नहीं? दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? दूसरा सिचुएशन होता है विक्रेता एकाधिकार की स्थिति। क्रेता एकाधिकार तो आप समझ गए। अच्छा। लेकिन विक्रेता एकाधिकार क्या है? क्रेता एकाधिकार समझेंगे नहीं? जी, दूसरा क्या था गीता दी, बताइए। विक्रेता एकाधिकार। विक्रेता एकाधिकार, ठीक है। विक्रेता एकाधिकार का मतलब है कि अब यहाँ श्रम की पूर्ति करने वाले जितने लेबर थे वो यूनाइट हो गए।
ठीक है, वो लोग अपना यूनियन बना लिया, ठीक है, और उनका यूनियन तय किया कि कितना श्रमिकों की पूर्ति करना है। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग विक्रेता एकाधिकार कहेंगे कि नहीं? जी। क्लियर? और ये एकदम सच बात है कि वास्तविक जगत में, वास्तविक दुनिया में अपूर्ण प्रतियोगिता ही है, ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता ही है। यहाँ क्या होगा कि श्रमिकों का जो यूनियन है और नियोजकों का जो यूनियन है, दोनों मिल करके मजदूरी तय करेगा। क्लियर? लेबर का जो यूनियन है और नियोक्ताओं का जो यूनियन है, दोनों मिल करके मजदूरी तय करता है। अब एगो आसान सा डायग्राम हम बनाएंगे, यह पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कैसे तय होगा मजदूरी, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल है, आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। डायग्राम ध्यान से देखिएगा, डायग्राम को हर स्टेप समझिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। एकदम कोशिश है कि एक एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो, एक एक ऑब्जेक्टिव आप पकड़ लें। बताइए, श्रम का पूर्ति वक्र कैसा होता है? श्रम का पूर्ति एक समय तक पूर्ति वक्र जैसा ही होता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है या पीछे की ओर मुड़ता है? बाईं ओर, हाँ, है ना, पीछे की ओर मुड़ता है या बाईं ओर बाईं ओर मुड़ता है? बताइए, श्रम का अवशेष अधिकारी सिद्धांत कौन दिया? अवशेष वाकर, आभास लगान के बारे में कौन बताया? मार्शल। आभास लगान अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है? अल्पकालीन है, दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है, जी। ठीक है। आभास लगान निकालने का सूत्र बता दीजिए। आभास लगान ए आर माइनस एबीसी, ए आर माइनस एबीसी। क्लियर? जी। अब सुनिएगा कि यहाँ जो अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है, उस अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एवरेज वेज, ठीक है, ये देखिए एवरेज वेज, औसत मजदूरी, ठीक है, और ये जो कर्व है हम लोग बनाए एमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू मतलब मार्जिनल वेज। अब आप लोग बताइएगा कि एक अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एडब्ल्यू लेस देन एमडब्ल्यू है, डायग्राम में है कि नहीं? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि जब अतिरिक्त श्रमिकों को वो लेना चाहेगा, कोई नियोजक अतिरिक्त श्रमिकों को काम में रखना चाहेगा, तो उसको अधिक मजदूरी देना पड़ेगा। क्लियर? एमडब्ल्यू अधिक रहने का क्या मतलब था कि अतिरिक्त श्रमिकों को अगर रोजगार में रखना चाहेगा तो उसको अधिक मजदूरी देना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए एडब्ल्यू से ज्यादा क्या होता है? एमडब्ल्यू। क्लियर? एमआरपी वक्र आप लोग जानते हैं, एम जैसे एमपीपी वक्र किस आकार का? उल्टा यू। एमपीपी वक्र किस आकार का? उल्टा यू के आकार का। क्लियर? उल्टा यू के आकार का क्यों? अरे क्योंकि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीनों अवस्थाएं यहाँ लागू होती है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। क्लियर? ठीक उसी तरह से एमआरपी निकला था एमपीपी से ही। एमआरपी कैसे निकाले थे? एमपीपी इंटू एमआर। क्लियर? तो एमआरपी भी उल्टा यू के आकार का होगा नहीं? बोलिए, एमआरपी किस तरह का होगा? उल्टा यू आकार का। एमआरपी का फुल फॉर्म बताइए। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। बोलिए, रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ये हम लोग बनाए एआरपी। एआरपी का फुल फॉर्म एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। संतुलन कहाँ होता है? जहां एमडब्ल्यू और एमआरपी दोनों बराबर हो। क्लियर? एमआरपी और एमडब्ल्यू जहां बराबर होगा वहां संतुलन होगा। देखिए गीता जी, एक्स एक्सिस में श्रमिकों की संख्या है, वाई एक्सिस में मजदूरी की दर है, ठीक। यहां देखिए एमडब्ल्यू और एमआरपी दोनों बराबर था कि नहीं? ठीक, मतलब रोजगार में कितने श्रमिक लगे हुए हैं? ओएन। यहाँ आप बताइए कि श्रमिकों को मजदूरी कितना दे रहा है? एडब्ल्यू कितना है? इसका कुछ नाम दे दीजिए। चलिए एएन, ठीक है। श्रमिकों को मजदूरी कितना मिला? एएन, ठीक। और श्रमिकों की एमआरपी कितनी है? इसका नाम दे दीजिए बीएन, है ना। एमआरपी कितना है?
BN। तो एक बात बताइए, यहाँ श्रमिकों का शोषण हो रहा है कि हो नहीं? रहा है। श्रमिकों का शोषण कैसे निकालिएगा? अगर श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता से कम उनको मजदूरी मिल रहा है, जी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता से कम कम मजदूरी मिल रहा है, मतलब श्रम का शोषण हो रहा है। जी तो यहाँ मजदूरी तो उसको मिला AN मिला ना, लेकिन उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है? BN। तो जब BN में AN घटा दीजिए तो BA निकलेगा। तो BA श्रमिकों के शोषण को दिखलाता है। क्लियर? जी श्रमिकों का शोषण कैसे निकालिएगा? उनके उत्पादकता से। अगर उनको मजदूरी कम मिल रहा है तो श्रमिकों का शोषण हो रहा है। क्लियर? बताइए, आधुनिक मजदूरी सिद्धांत समझे कि नहीं समझे? जी आज इसको समाप्त करने के पहले फिर हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेना चाहते हैं। जी नहीं पूछें? पूछिए सर। बताइए, एकदम जल्दी से बताइए, VMP का फुल फॉर्म। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कैसे निकालेंगे? MPP into AR। AMPP इंटू, AR। एकदम सही। जी AMRP निकालने का तरीका बताइए। MPP into MR। MR। AMPP इंटू MR। AMPP इंटू MR, एकदम सही। अब आप लोगों को बताना है किस बाजार में MRP और BMP बराबर होते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। किस बाजार में? पूर्ण प्रतियोगिता। किस बाजार में MRP लेस देन VMP होता है? एक अधिकार। एक अधिकार के बाजार में होता है। जी क्लियर? जी साधन बाजार में मांग वक्र होता है। साधन बाजार में मांग वक्र होता है MRP वक्र। MRP वक्र किस आकार का होता है? उल्टा ही होकर। ARP वक्र किस आकार का होता है? उल्टा ही उल्टा ही क्या करना? AMPP वक्र किस आकार का होता है? ठीक है? जी ठीक है, रहने दिया जाए।